बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कैपेसिटर से संबंधित है। ये वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है और व्हीटस्टोन ब्रिज हम जानते हैं बैलेंस्ड होता है और अनबैलेंस्ड होता है। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है जिसमें हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले आप सवाल देखिए कि क्या है, उसके बाद इसको कैसे हल करेंगे वो हम जानेंगे। और अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो आप इसमें बहुत ढेर सारी जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में लगा है तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। दूसरा, कैपेसिटर के लिए जो किरचॉफ का वोल्टा का नियम है या किरचॉफ का जो लूप का नियम है कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आप जानेंगे। तो पहले देखिए न्यूमेरिकल क्या है। चित्र में प्रदर्शित ए तथा बी के मध्य संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ये आपका एक सर्किट दिया हुआ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 1 माइक्रोफैरेड का है। और आपको बताना ए और बी के बीच नेट, इन सब का नेट कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या हो। अब अगर इस सर्किट को आप ध्यान से देखें तो ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़े हो तो आप जानते हो व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं में रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ रेजिस्टेंस के बदले कैपेसिटर लगा है। रेजिस्टेंस में ये वाला रेजिस्टेंस P कहलाता है, ये वाला Q कहलाता है, ये R कहलाता है, ये S कहलाता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है उसके लिए कंडीशन होती है। जब बैलेंस्ड होता है उस केस में P/Q, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस बराबर ये रेजिस्टेंस और डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस R/S। अर्थात जब P/Q R/S के बराबर होता है उस केस में इस भुजा में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, और करंट फ्लो नहीं होती है उस केस में हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड है तो इस भुजा का कोई रोल नहीं होता, ये सीरीज में हो जाता है, ये भी सीरीज में हो जाता है और सबका नेट पैरेलल हो जाता है। आप निकाल लेते हो, नेट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। वही हाल यहाँ पर है। लेकिन अगर ये P/Q R/S के बराबर नहीं है तब अनबैलेंस्ड कहलाएगा, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। उस केस में इस भुजा में करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तब आपको जब नेट रेजिस्टेंस लगाना हो, निकालना होगा, तब आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें वही P की जगह पर यहाँ 1 माइक्रोफैरेड है, Q की जगह पर 2 माइक्रोफैरेड है। तो P/Q अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। R की जगह 2 माइक्रोफैरेड है और S की जगह 1 माइक्रोफैरेड है। R/S निकालेंगे तो हो जाएगा 2/1। तो 1/2 2/1 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ये असंतुलित है, संतुलन की स्थिति में नहीं है। जब ये असंतुलित है इसका अर्थ हुआ कि इस कैपेसिटर पर जैसे यहाँ करंट फ्लो होगी तो यहाँ चार्ज आएगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इस केस में आप कैसे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए क्या रूल है। आप जानते हो जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो कैपेसिटर पर दिया गया चार्ज इक्वल टू होता है Q। अगर हमने चार्ज दिया तो Q इक्वल टू होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इंटू कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V। Q बराबर C इंटू V होता है। यदि हम मान लेंगे कि इस A और B के बीच में ये जो कैपेसिटर सब लगा है सबका नेट C के बराबर है, C नेट, और A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है AB है, तो Q बराबर CN इंटू AB, CVAB हो जाएगा। तो अगर ये C नेट निकालना होगा तो C नेट बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई VAB, अर्थात A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे इस चार्ज, तो नेट C आपको मिल जाएगा। अब ध्यान देने की बात है, इस VAB को हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हम ये मान लें कि इससे हमने किसी सेल को जोड़ दिया और उस सेल से नेट चार्ज यहाँ Q चला,
तो हमें ये हमने एज्यूम कर लिया कि नेट चार्ज क्यू है। तो अब हमें ये वी ए बी मिल जाए तो हम सी निकाल लेंगे। तो हम इस वी ए बी को क्या करेंगे, इस क्यू के रूप में निकालेंगे। अब क्यू के रूप में वी ए बी कैसे निकलेगा, हम पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी कैपेसिटर पर करेंगे और हर कैपेसिटर का सी मालूम है। तो अगर हर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो इस फार्मूले से V बराबर होगा Q डिवाइड बाई C। तो अगर इसका C मालूम है और इस पर चार्ज मालूम हो गया तो Q बाई C करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, उसी तरह से इसका आ जाएगा, इसी तरह से सबका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो A और B के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन हमें जानना है कि यहाँ पर Q कितना है, तो हम यहाँ पर जो चार्ज आएगा उसको इस Q के रूप में निकालेंगे। जब Q के रूप में निकालेंगे तो ये जो हमारा V आएगा ये V भी Q के रूप में आएगा, फिर Q से Q कट जाएगा तो C का मान आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। तो जब सर्किट में हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो अगर हम इसको ध्यान से सर्किट को देखें तो हम चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने से इस तरह एज्यूम कर ले रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से चार्ज चला और यहाँ पर चला गया Q1 और इसका कुछ पोर्शन इधर आ गया और उसको हमने कहा कि ये Q2 है। अब Q1 इधर चला तो यहाँ दो रास्ते हो गए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो हमने कहा Q1 का कुछ पोर्शन इधर आ गया और वो हमने कहा कि Q3 है। तो Q1 में से Q3 निकल गया तो यहां जो आया वो हो गया Q1 माइनस Q3। अब यहाँ ये Q2 आया और ये Q2 आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ Q3 है तो इस पर जो आएगा वो हो जाएगा Q2 प्लस Q3। यहां से Q2 प्लस Q3, यहां से Q1 माइनस Q3, तो Q3 खत्म हो जाएगा तो Q1 प्लस Q2 अर्थात Q मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान देने की बात है, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ प्लस और कहाँ माइनस होगा उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए अगर आपको सर्किट में कैपेसिटर लगता है तो कैसे लगता है और कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये देखिए। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये लगा है, दूसरा इसके सीरीज में ये लगा है और तीसरा इसके सीरीज में ये लगा है और इस तरह से कैपेसिटर है। मान लीजिए कि हमने इसको चार्ज यहाँ Q दिया तो ये धातु है, मेटल है, तो यहां पर प्लस दोनों तरफ हो जाएगा। इसका इससे कनेक्शन नहीं है लेकिन ये प्लेट इसके पास है तो ये प्लस वाला इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस वाले सरफेस पे माइनस चार्ज हो जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। ये बाहर वाला सरफेस इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो जाएगा प्लेट। फिर वही प्रोसेस यहां होगी और यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा और इस साइड में प्लस होगा तो ये प्लस इधर आ गया, फिर यहां ये माइनस हो गया और बाहर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो चार्ज आपने इस पर दिया वही चार्ज इस पर होगा, वही चार्ज इस पर होगा, वही इस पर चार्ज होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर इस लास्ट प्लेट को हमने यहां ग्राउंड कर दिया तो इसका ये बाहर वाला प्लस खत्म हो जाएगा, केवल अंदर का माइनस बचेगा। जब किसी एक बाहरी प्लेट का बाहर वाला चार्ज खत्म हो गया तो सबके बाहर वाला चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच केवल प्लस और माइनस चार्ज होंगे, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। ये तरीका होता, यहां पर भी Q होगा, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है और प्लस माइनस इस तरह से रहता है। अब वही प्रोसेस यहां देखेंगे। हमने Q चार्ज दिया, कहा कि Q1 इधर आया तो यहां पर तो हो जाएगा प्लस और इस साइड में माइनस हो जाएगा। फिर वही हाल यहां पर हो जाएगा प्लस और इस प्लेट पर माइनस हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, हमने माना Q3 इधर आया तो ऊपर वाली प्लेट पर प्लस और नीचे यहां माइनस। अब ये इधर चला तो यहां प्लस और इस दूसरी प्लेट पर माइनस। वही हाल यहां प्लस और यहां माइनस। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, लूप का नियम, ये चूंकि अनबैलेंस्ड है तो हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब
किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, अगर आपको याद हो तो किसी सर्किट में अगर सेल लगा है तो सभी सेलों के ईएमएफ का जोड़ समेशन ई इक्वल टू होता है समेशन आई इंटू आर, किसी लूप में, बंद लूप में। या हम इस तरह भी कहते हैं, अब यहां से ध्यान से देखिए, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, आई कोई करंट फ्लो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आई इंटू आर जीरो, तो समेशन इक्वल टू जीरो। या इस तरह भी कहते हैं कि लूप में ये बंद लूप है, तो जहां से शुरू किया वहीं पर आए, तो दो पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट फाइनल पॉइंट है वही इनिशियल पॉइंट है, तो सभी के लिए किसी बंद लूप के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो के बराबर होगा किसी लूप में, तो समेशन भी इक्वल टू जीरो हम लगाएंगे इस लूप के लिए, इसके लिए और इसके लिए, और फिर Q1, Q2, Q3 का मान Q के रूप में निकालेंगे इसी किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो देखिए कैसे लगाते हैं। अब किरचॉफ का जो नियम लगाने का तरीका है वो आप जानते हो। हमें पोटेंशियल समेशन V इक्वल टू जीरो करना है, समेशन V इक्वल टू जीरो। हमने कह दिया कि ये मान लो पहला लूप है और ये दूसरा लूप है, तो लूप एक में क्या करेंगे आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर लगा दिए आप। ये नियम जब लगाते हैं तो लूप में हम एक डायरेक्शन चूज करते हैं, एक जगह से चलते हैं और फिर वही वापस आ जाते हैं। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरह चला, इस तरह चला, फिर यहीं पर वापस आ गया। ये बंद लूप है, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज इस तरह से जहां से शुरू किए वहीं वापस आ गए, इसलिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितना होगा वो निकालेंगे। अभी ध्यान दीजिए, यहां पर जो चार्ज है वो Q1 है, तो आप जानते हो Q बराबर C इंटू V से V बराबर होगा Q डिवाइड बाई C। यहां पर चार्ज Q1 है तो आप कहोगे Q1 और डिवाइड बाई, यहां की C की वैल्यू है 1, तो Q1 बाई 1 हो जाएगा यहां के लिए। फिर इस तरह से आए, यहां पर पूछिए, यहां Q3 है तो Q3 और डिवाइड बाई, इसका भी C का मान 1 है। फिर इस तरह से मूव करते हुए यहां आ गए, तो यहां पर चार्ज हमने कितना लिया है, Q2, तो Q2 और डिवाइड बाई, यहां C का मान 2 है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा ये हमें जानना है। तो जो नियम है वो ये होता है सेल के लिए कि अगर आप सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को ईएमएफ को प्लस लेते हैं। यहाँ हम सेल नहीं है, ये क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे, और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस केस में हम इस तरह चल रहे हैं, ये पहला प्लस है, ये माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये माइनस हो गया। यहां पहुंचे, यहां भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, हम इस तरह आ रहे हैं तो ये भी माइनस हो गया। यहां पहुंचे, ये माइनस से प्लस की तरफ गए तो ये प्लस हो गया। ये अब ध्यान देना है, Q2 किसके बराबर है, हमको सबको Q के रूप में निकालना है। यहां से Q2 अगर आप देखें तो Q1 इधर चला गया तो Q2 बराबर आपका हो जाएगा, Q में से Q1 निकल गया तो Q2 का मान Q माइनस Q1 के बराबर है। तो जहां जहां Q2 होगा Q माइनस Q1 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, समेशन V इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। मान रखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2Q1, यहाँ हो जाएगा -2Q3 प्लस, ये Q2 की जगह क्या रखना है, Q माइनस Q1, ये, और डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 0, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 0 के बराबर। अब ध्यान दीजिए, -2Q1 है, यहाँ Q1 है माइनस, ये हो जाएगा -3Q1, यहाँ पर -2Q3 है, ये Q है तो -2Q3, और ये प्लस वाला इधर गया तो ये हो जाएगा -Q, सबका माइनस हट जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 3Q1 प्लस 2Q3 इक्वल टू Q, ये समीकरण नंबर 1। तो लूप 1 में किरचॉफ का
केवीएल नियम यानी हमने लगाया तो ये इक्वेशन मिल गया। अब लूप 2 में केवीएल लगाएंगे तो आप लिखोगे लूप 2 में केवीएल लगाने पर वही समेशन v इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, हम यहां भी डायरेक्शन चूज करेंगे। हम यहां से इस तरह चले, इस तरह चले, यहां चले, इस तरह, और यहां पहुंच गए। यहां भी हम क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं। आप एंटी क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। यहां 2 माइक्रोफैरेड है, चार्ज है Q1 माइनस Q3, तो आप लिखोगे Q1 माइनस Q3 और डिवाइडेड बाई 2 Q/C इक्वल टू V होता है। यहां से आएंगे, यहां कोई कैपेसिटर नहीं, यहां कैपेसिटर है। देखिए कैपेसिटर यहां है, आपका चार्ज Q2 प्लस Q3, तो Q2 प्लस Q3 और डिवाइड बाई इसका मान 1 है, 1। अब प्लस होगा कि माइनस बाद में समझिए। यहां जब पहुंचेंगे तो यहां Q3 लिया है हमने, तो Q3 डिवाइड बाई इसका मान 1 है, 1 करो। अब प्लस और माइनस कैसे लेंगे, और ये बराबर 0 के करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस पहले देखिए, यहां से यहां चले, ये प्लस से माइनस चले, तो ये प्लस से माइनस, इसका अर्थ हुआ कि ये वाला माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस चला है। इसके लिए यहां पूछे, यहां चले, यहां माइनस से प्लस की तरफ चले तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहां पूछे माइनस से प्लस की तरफ चले तो ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है आपको, ये माइनस हो गया, ये माइनस पहले है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका मान मिलेगा Q3 माइनस Q1 और डिवाइड बाई 2। यहां 1 है तो 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2Q2 प्लस 2Q3 और डिवाइड बाई 2। और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2Q3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब 2 हो गया, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां बचेगा क्या, Q3 माइनस Q1 ये बचेगा। यहां बचेगा 2Q2, Q2 की जगह ध्यान से देखिए क्या रखना है, Q माइनस Q1, तो यहां रख लेंगे Q2 की जगह Q माइनस Q1, ये हो गया, प्लस 2Q3 और ये 2Q3, 4Q3 इक्वल टू 0। ध्यान देना है, Q3 यहां है, 4Q3 यहां है, 5Q3 हो गया। अब Q1 ध्यान से देखिए, ये 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस है, ये माइनस, तो माइनस 2Q1 और ये Q1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3Q1। Q1 और Q3 किसके बराबर, 4 और ये 5Q3 इक्वल टू क्या होगा, ये 2Q, ध्यान से देखिए ये इस साइड में जाएगा तो माइनस 2Q के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ 3Q1 माइनस प्लस है, यहाँ 3Q1 माइनस है, जोड़ देंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से। जब जोड़ेंगे तो 3Q1 और यहाँ Q1 प्लस है, कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 5Q3 है, यहाँ 2Q3 है, जोड़ेंगे दोनों प्लस है तो 7Q3 हो जाएगा, 7Q3। यहाँ Q है, यहाँ माइनस 2Q है, जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो घट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा माइनस Q के। अर्थात आपका जो Q3 होगा वो इक्वल टू होगा माइनस Q/7। ये आपका एक मान Q3 का आ गया। अब ध्यान देना, माइनस आया, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हमने ऊपर प्लस माना है, नीचे माइनस, तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, ये इसका मतलब। अब Q3 हमें मिल गया। जब Q3 आपको मिल गया तो आप Q1 निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में मान रखिए, चाहे समीकरण 2 में। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, एक क्या है 3Q1, तो आप लिख लेंगे 3Q1 प्लस 2Q3, 2Q3 का मान माइनस Q/7 है, तो प्लस 2 और ये माइनस Q डिवाइड बाई 7 इक्वल टू Q, ये Q हो गया।
ध्यान दीजिए, ये -2Q हो गया, ये उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3Q1 इक्वल टू Q, और ये उधर जाएगा माइनस, ये है तो ये प्लस हो जाएगा 2Q/7। अब जोड़ेंगे 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7Q + 2Q 9Q हो जाएगा, तो 3Q1 बराबर हो जाएगा 9Q/7। तो आपका Q1 हो जाएगा, Q1 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3Q/7। तो Q1 का मान इतना हो गया। Q2 का मान है Q - Q1, तो Q2 बराबर Q में से Q1 घटा देना है, तो Q - Q1, Q1 का मान 3Q/7, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7Q होगा, 7Q में से 3Q घट जाएगा, 4Q हो जाएगा, तो Q2 बराबर होगा 4Q और डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपका Q1, Q2 और Q3 का जो है ये वैल्यू रहा। तो अब आप मान रख लेंगे, अगर इस सर्किट को अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्थिति इसकी बन सकती है। आपको अगर ध्यान से देखना हो तो आपकी जो स्थिति यहां बनेगी, इसकी जो वैल्यू होगी Q1 की वैल्यू आपकी आ गई 3Q/7, ये हो गया 3Q/7। Q2 की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 4Q/7, यहां हो गया 4Q/7। यहां जो Q3 की वैल्यू मिली वो -Q/7, माइनस का अर्थ हुआ ऊपर माइनस और नीचे प्लस, हमने प्लस माना था। Q1 - Q3, Q1 में से ये Q3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4Q/7 यहां पर, तो यहां हो जाएगा 4Q/7। उसी तरह से यहां Q2 + Q3 करेंगे तो Q2 + Q3, ये Q3 - Q है, ये Q2 प्लस करेंगे तो ये घट जाएगा 4Q/7 और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3Q/7। इतना। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ध्यान दीजिए चार्ज कैसे जा रहा, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ ऊपर माइनस हो गया, तो इस तरह से जा रहा है, इस तरह जा रहा है और ये इस तरह जा रहा है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, या इस तरह भी कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, चाहे जहां से निकालेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका। तो हम किसी एक को ले लेंगे इधर वाला, तो लिखेंगे AB यानी VAB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर चार्ज डिवाइडेड बाई इसका C, क्योंकि V बराबर होता है Q/C। Q इस पर 4Q/7 है, 4Q/7 और डिवाइड बाई C की वैल्यू 2 है तो C से डिवाइड कर दिया 2 से। फिर यहां पूछे प्लस Q/7 है, इस तरह से गए हैं तो प्लस चार्ज Q/7 है और C का मान 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहां पहुंचे 4Q/7 है प्लस 4Q/7 इंटू, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, इंटू 2, क्योंकि ये Q/C सब माइक्रोफैराड में है। ध्यान दीजिए इस 2 से ये 2 कटेगा तो 2Q/7, यहां भी 2 से 2 कटेगा 2Q/7, 2Q/7 2Q/7 प्लस Q/7, तो ये आ जाएगा 5Q/7। तो जो AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5Q/7 होगा, चाहे जहां से निकालेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे 3Q/7/1 प्लस 4Q/7/2, तो यहाँ 2Q/7 आ जाएगा और 5Q/7 आ जाएगा, यहां से निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो जो नेट C होगा, C बराबर टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज Q रख दिया, Q डिवाइड बाई C इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई V। Q टोटल आपने लिख दिया, VAB का मान 5Q/7, तो यहां रख दिया 5Q/7, इस Q से Q कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 7/5, साथ में 5 की भाग करेंगे तो C नेट बराबर होगा 1.4 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपका AB के बीच जो नेट कैपेसिटेंस होगा
वो 1.4 माइक्रोफैरड होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आप इसी तरह से लगा दें 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस का मान 1.4 ओम आएगा। ये रहा आपका